हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस टॉपर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉल्यूशंस। हम स्टार्ट करते हैं। इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस। हम हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम प्योर सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर्स कंटेनिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ज़्यादातर जो होते हैं वो मिक्सचर्स ही होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं। Their utility और importance in life depends on their composition। उनकी जो importance होती है हमारी लाइफ में वो उनके composition के ऊपर डिपेंड करती है वो कि किन किन चीज़ों से बने हुए हैं। For example, the properties of brass mixture of copper and zinc are quite different from those of German silver mixture of copper, zinc and nickel. It means that अगर हम कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो हमें ब्रास मिलेगा, और अगर हम कॉपर और जिंक के अंदर निकल और ऐड कर लेंगे जो तो हमें जर्मन सिल्वर मिलेगा। और हमें पता है कि ब्रास और जर्मन सिल्वर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयंस। 1 ppm मतलब 1 पार्ट पर मिलियन। इसके बारे में हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लोराइड आयंस क्या होते हैं। फ्लोराइड आयंस मतलब F-। सो अगर हम 1 ppm फ्लोराइड आयंस को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो वो हमारे टूथ को डिके होने से बचाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1.5 ppm कर देंगे, तो हमारे टूथ के लिए हार्मफुल होता है, वो उसको मोटल्ड कर देता है। ऐसे ही फ्लोराइड आयन जो होता है वो हमारे लिए पॉइजनस भी होता है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होमोजेनियस क्या होता है। होमोजेनियस मतलब ये होता है अगर हम किसी भी दो चीज़ों को मिलाएंगे तो उनका कंपोजिशन जो है वो हमें यूनिफॉर्म मिलेगा, मतलब दोनों कंपोनेंट जो है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे। By homogeneous mixture we mean that its composition and properties are uniform throughout the mixture. Generally, the component that is present in the largest quantity is known as solvent. Solvent determines the physical state in which solution exists. One or more components present in the solution other than solvent are called solutes. हमें पता है कि सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज का मिक्सचर होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। जो चीज लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसको हम लोग सोलवेंट बोलते हैं, और जो चीज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि सोलवेंट ही जो होता है वही फिजिकल स्टेट जो होते हैं सॉल्यूशन की उसको डिटरमाइन करता है। इन दिस यूनिट वी शैल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। इस यूनिट में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा मिक्सचर जो कि दो कंपोनेंट से बना हुआ, मतलब एक सोल्यूट हो एक सोलवेंट हो। टेबल 2.1 आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। जो सॉल्यूशन का कंपोजिशन होता है उसको हम उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करके भी बता सकते हैं। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। हम जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की उसको क्वालिटेटिवली भी बता सकते हैं और क्वांटिटेटिवली भी बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिवली की। क्वालिटेटिवली हम दो टाइप से बता सकते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटर। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, अगर हम एक बकेट वाटर लें और उसमें 1 स्पून शुगर ऐड कर दें तो हम उसको डाइल्यूट बोलेंगे। लेकिन अगर हम एक ग्लास वाटर लें और उसमें 5 स्पून शुगर ऐड कर दें तो हम उसको कंसंट्रेटर बोलेंगे। इट मीन्स दैट डाइल्यूट वो होता है जिसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, और कंसंट्रेटर जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। But in real life, these kinds of description can add a lot of confusion and thus the need for a quantitative description of the solution. लेकिन हमारी रियल लाइफ में जो क्वालिटेटिव की एक्सप्रेशन होती है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। हम आगे पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव के बारे में। There are several ways by which we can describe the concentration of the solution quantitatively. फर्स्ट आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, इसमें मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें एक सॉल्यूशन जो होता है वो दो कंपोनेंट का बना हुआ होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमें अगर फर्स्ट कंपोनेंट के मास परसेंटेज निकालनी है तब उस कंपोनेंट का मास रखेंगे अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास रखेंगे इनटू 100 कर देंगे। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है वो आप पढ़ लेना एक बार। उसके बाद आता है वॉल्यूम परसेंटेज। द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें जो कंपोनेंट होता है उसकी वॉल्यूम ऊपर रखनी है और नीचे पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम रखनी है इनटू 100।
एग्जाम्पल दिया हुआ है वहाँ पे वो पढ़ लेना। उसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें क्या होता है, जो मास ऑफ द कंपोनेंट ऊपर रखना होता है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नीचे इनटू 100। नेक्स्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन। When a solute is present in trace quantities, it converted to express concentration in parts per million and is defined as number of parts of the component upon total number of parts of all the components of the solution into 10 to the power 6। इसमें जो कंपोनेंट होता है उसके कितने पार्ट्स हैं वो हमें ऊपर लिख रहे हैं अपॉन टोटल कितने पार्ट्स है पूरे सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन में मतलब जितने भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके इनटू 10 टू द पावर 6। उसके बाद एग्जाम्पल लिखा है वो आप देख लेना एक बार। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी मिक्सचर में 2 मोल्स हैं, 2 कंपोनेंट हैं ए और बी। ए का मोल क्या है Na और बी का मोल क्या है Nb। सो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का तो हम Na अपॉन Na प्लस Nb करेंगे कि जो कंपोनेंट ए है उसका मोल Na अपॉन टोटल सॉल्यूशन का कितना मोल है Na प्लस Nb। ऐसे हम Xb का भी निकाल सकते हैं, Xb इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। उसके बाद एग्जाम्पल है ये देख लेना आप एक बार। उसके बाद आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी मतलब क्या होता है, जो सोल्यूट है उसका मोल हमें ऊपर रखना है। मोल हमें अभी पिछले में देखा है क्या होता है Na अपॉन Na प्लस Nb। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये पेपर में ज्यादा आता नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी क्या होता है। Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। Solubility क्या होती है कि कोई भी एक solvent होता है उसमें हम कितना solute ऐड कर सकते हैं वो solvent की solubility कही जाती है एक fixed temperature पर। It depends upon the nature of solute and solvent as well as temperature and pressure। ये जो solute solvent दोनों के nature पर और क्या टेम्परेचर है और प्रेशर इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सब हम देख लेते हैं कि सोलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अगर हम किसी भी सॉलिड को एक लिक्विड के अंदर मिलाएंगे तो उसकी क्या सोलिबिलिटी होगी उस लिक्विड की। एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कोई भी सॉलिड लें वो किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए। While sodium chloride and sugar dissolve readily in water, naphthalene and anthracene do not। अगर हम सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स NaCl और शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन नेप्थलीन और एंथ्रासीन नहीं होंगे। और अगर हम दूसरी साइड देखें तो नेप्थलीन और एंथ्रासीन जो है वो रेडली डिसॉल्व हो जाएंगे बेंजीन में, इजीली हो जाएंगे, लेकिन NaCl और शुगर नहीं होंगे। So it is observed that polar solute dissolve in polar solvents and non-polar solute dissolve in non-polar solvents। In general, a solute dissolve in a solvent if the intermolecular interaction are similar। So इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो पोलर सोल्यूट जो होता है वो पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर सोल्यूट जो होता है वो नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिसॉल्व होता है। इट मीन्स दैट अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों के इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सेम होंगे तो ही वो डिसॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं। When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases in solution। This process is known as dissolution। अगर हम किसी भी solid solute को solvent के अंदर, वो water भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, liquid होगा, उसके अंदर dissolve करेंगे तो कुछ solute dissolve हो जाएगा और वो solution के concentration को increase कर देगा। इस process को हम लोग कहते हैं dissolution। Some solute particles in solution collide with the solid solute particles and get separated out of solution। This process is known as crystallization। कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो हम जो सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं उसके अंदर उससे अट्रैक्ट होंगे और सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। A stage is reached when the two processes occur at the same rate। Under such condition, number of solute particles going into solution will be equal to the solute particles separating out and a state of dynamic equilibrium is reached। एक स्टेज आ जाती है तब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं वो सेम रेट पर होते हैं।
उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। At this stage, the concentration of solute in solution will remain constant under the given condition, that is temperature and pressure. ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज है, इस स्टेज पर जो सोल्यूट होता है सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर वो कांस्टेंट हो जाता है, ना मतलब उसकी वो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर। Similar process is followed when gases are dissolved in liquid solvents, such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called a saturated solution. Temperature and pressure is called as saturated solution. एक स्टेज जो एक सॉल्यूशन जिसके अंदर हम ज्यादा और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। An unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at a same temperature. It means पढ़ते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते एक फिक्स टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। अब हम पढ़ते हैं इसके इफेक्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर के ऊपर इसका कैसा इफेक्ट होता है। हमें पता है कि दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। सो एंडोथर्मिक में जो सोलिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, सोलिबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है एक्सोथर्मिक में। सोलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। Effect of pressure. Pressure does not have any significant effect on solubility of solids and liquid. It is so because solids and liquid are highly compressible, incompressible, and practically remain unaffected by changes in pressure. Pressure जो होता है वो ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं करता solubility of solid in liquid में। अब हम आगे पढ़ते हैं solubility of a gas in a liquid. Many gases dissolves in water. Oxygen dissolves only to a small extent in water. बहुत सारी गैसेज होती हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है। और हम पढ़ते हैं यहाँ से, इट इज इम्पोर्टेंट, ऊपर ऐसे ही है। उसके बाद सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। हमें पता होना चाहिए कि सोलिबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होएगी। फॉर सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन सॉल्वेंट कंसीडर सिस्टम एज शोन इन फिगर 2.1। सो हम इसको समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा। Assume this system to be in a state of dynamic equilibrium. That is, under this condition, the gaseous particles entering and leaving the solution phase is the same. ये जो हमारे पास ये बीकर टाइप का रखा हुआ है, आप समझ लीजिए कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पर। दैट मीन्स गैस के पार्टिकल जो एंटर कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर उतने ही बाहर आ रहे हैं। Now increase the pressure of the solution phase by compressing the gas to a smaller volume. जैसे कि आप बी में देख रहे हैं, बी डायग्राम में, कि अगर हमने ऊपर से प्रेशर लगाया तो गैस जो नीचे हो गई, जिसकी वजह से जो होता है जो रेट होता है गैसेस पार्टिकल्स आर स्टाइलिंग द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन टू एंटर इट. The solubility of gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in the pressure of the gas. अब देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहला बीकर है उसके वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। दैट मीन्स जो गैस एंटर कर रही है सॉल्यूशन के अंदर उतनी ही बाहर निकल रही है। और बी डायग्राम में आप देख रहे हैं तब आपने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, सो गैस जो होगी वो ज़्यादा एंटर होगी सॉल्यूशन के अंदर, तो सोलिबिलिटी जो होगी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन की, और ये तब तक इंक्रीज होगी तब तक वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर ना आ जाए। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस। हेनरी जो था वो पहला इंसान था जिसने हमें सोलिबिलिटी और प्रेशर जो होता है गैस का सॉल्वेंट के अंदर उनके बीच में एक रिलेशन दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। हम देखते हैं कि क्या है। द सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। ये हमें कहता है कि जो सोलिबिलिटी होती है गैस की एक लिक्विड के अंदर डिजोल्व होने की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि जो पार्शियल प्रेशर जो है वो जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर क्या है, मतलब गैस में क्या है। इसकी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म है वो है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P
इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्स इन द सॉल्यूशन। कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का जो कि वेपर फेज में है, वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो मोल फ्रैक्शन है गैस का जो कि सॉल्यूशन के अंदर है। सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और पी इज इक्वल टू के एच एक्स। के एच जो होता है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। डिफरेंट गैसेस जो होती है अलग अलग गैसेस के अलग अलग केएच वैल्यू होते हैं एक सेम टेम्परेचर पर। सो हमें क्या बताता है कि केएच जो होता है वो फंक्शन है नेचर ऑफ द गैस का, कि वो जो गैस होती है उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि टेम्परेचर पर। It is obvious from equation 2.11 that higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid. So हमने जो इक्वेशन 2.11 है दैट मीन्स P इज इक्वल टू के एच एक्स, उससे हमने देख लिया है कि अगर हम के एच की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो सोलिबिलिटी जो होगी वो लोअर हो जाएगी। दैट मीन्स के एच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी के। और इसका इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी दिया हुआ है कि अगर प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करेंगे सो सोलिबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, सोलिबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सोलिबिलिटी के। सो हेनरी ने हमें कुछ एप्लीकेशन दी थी इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल फिनोमिना पर। सो फर्स्ट है टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। अगर हमें जो सोलिबिलिटी होती है CO2 की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स ये सब आती है उनके अंदर इंक्रीज करनी है तो हमें जो बोतल है उसको सील करना पड़ेगा एक हाई प्रेशर पर। तो बहुत बार आपने देखा होगा तब भी आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे तब आप उसको ओपन करेंगे तब एकदम से गैस बाहर आती है, वो कोई और गैस नहीं बल्कि CO2 ही होती है। सेकेंड आता है स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्कूबा डाइवर्स क्या होता है। स्कूबा डाइवर्स मतलब वो लोग होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं। Scuba divers must cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. Increased pressure increases the solubility of atmospheric gases in blood. When the divers come towards surface, the pressure gradually decreases. This releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This blocks capillaries and creates a medical condition known as bands, which are painful and dangerous to life. सब स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो पानी के ऊपर वाली साइड पर ही होते हैं तो वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो हाई होता है जिसकी वजह से सोलिबिलिटी भी हाई होगी। तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं वो स्कूबा डाइवर्स के ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है और जैसे जैसे स्कूबा डाइवर्स नीचे की तरफ आते हैं टुवार्ड्स द सरफेस तो प्रेशर जो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से सोलिबिलिटी भी डिक्रीज होगी। सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी तो जो डिजोल्व गैसेस है ब्लड के अंदर वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और जैसे ही वो बाहर निकलेंगी वो जो नाइट्रोजन के बबल्स जो होंगे ना वो फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे हमारे ब्लड के अंदर जो कि हमारे कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती है और एक मेंटल कंडीशन क्रिएट करती है, मेडिकल कंडीशन क्रिएट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैंड्स, जो कि बहुत डेंजरस होती है हमारी लाइफ के लिए। और इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ एक टैंक लेके जाते हैं जो कि फिल होता है हीलियम से जिसके अंदर होती है 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। थर्ड आता है हमारे पास at high altitudes the partial pressure of oxygen is less than at the ground level। हमें पता है कि हाई एल्टीट्यूड पर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है एज कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स, जिसकी वजह से जो लोग क्लाइंबर्स होते हैं या फिर जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनके ब्लड के अंदर जो ब्लड या फिर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होती है बहुत कम होती है जिसकी वजह से जो क्लाइंबर्स और हाई एल्टीट्यूड वाले जो पीपल होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं और अनेबल टू थिंक हो जाते हैं, मतलब वो कोई भी चीज जल्दी से सोच नहीं सकते और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एनोक्सिया। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि सोलिबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स सोलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। When dissolved, the gas molecules